अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शाहजेब अहमद। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। प्रोग्राम के आगाज में अभी कुछ देर कबल हम देख रहे थे किस तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बलोचिस्तान पहुंचे और वहां का जायजा ले रहे हैं। उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। जिस वक्त मामला चल रहे हैं बलोचिस्तान में, हमारी दुआ है कि वहां पर जल्द से जल्द बेहतरी आए, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हों, क्योंकि मौसम की वजह से जो वहां पर सैलाबी सूरत हाल बन गई है उसकी वजह से कई वहाँ पर जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं और लोगों के हवाले से भी काफ़ी जो मनफी खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो हमारी दुआएं और तमाम जितनी भी नेक तमन्नाएं हैं उन लोगों के साथ हैं कि जल्द से जल्द उनके जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो मुकम्मल हो सकें, फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन का जो काम है वो भी शुरू हो सके। लेकिन इस वक्त बलोचिस्तान बड़ी मुश्किल में है और हम सब बलोचिस्तान के साथ खड़े हैं, वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर इस वक्त जो हाल हो चुका है बलोचिस्तान का, मुख्तलिफ इलाकों का, मुख्तलिफ गाँव का, उसमें कोई बेहतरी आ सके जल्द से जल्द। खैर, प्रोग्राम के आगाज़ में आज हम सबसे पहले जिक्र करेंगे, क्योंकि मुल्क भर में आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है, तो पुलिस की कुर्बानियों से हम सब लोग वाकिफ हैं। जैसे मर्जी हालात हो पाकिस्तान के, पुलिस को हम हर जगह पेश देखते हैं। उनका मकसद यानी कि अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जान कुर्बान करने वाले पुलिस एहलकार, उनको खराज अकीदत पेश करना है, ख़ास तौर पर आज के दिन, क्योंकि आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। इसके साथ आपको बताएं कि पुलिस शहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर कौम को फ़ख्र है, और फ़ख्र इसलिए है क्योंकि आज हम जब अपने शहरों में अमन अमान देखते हैं तो इस पर बड़ी खुशी होती है, और इसमें बहुत बड़ा एक किरदार हमारी पुलिस का है और उनकी मेहनत का है, उनकी डेडिकेशन का है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हम शहर में हमारी जो रहना है वो आसान हो चुका है और हम सुख का सांस इसी वजह से लेते हैं कि हालात जो हम माजी में देख चुके हैं उन हालात से हम निकल आए हैं। साथ साथ आपको बताएं कि पुलिस शहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और हमारी जो उनकी फैमिलीज हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि जो शहदा की फैमिलीज हैं उनकी जो बातें हैं वो भी आप तक पहुंचाएं, उनसे ही मुलाकात करेंगे। आज हमारे खास मेहमान भी हैं, शहदा की कुर्बानियों को याद करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं SSP मलीर इरफान बहादुर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान बहादुर साहब, हम देख रहे हैं फैमिलीज अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं। किसी का बेटा है, किसी का जो है वो हस्बैंड है, किसी का वालिद है, और जब वो कुर्बानी दे देते हैं उसके बाद हम उनकी फैमिलीज़ की यकीनी तौर पर उनका जो दुख है हम वहाँ तक समझने के लिए, उस दुख को समझने के लिए भी हमें जो है ना एक जज्बा चाहिए। आप जब ख़ास तौर पर इन फैमिलीज़ को देखते हैं, आपके क्या जज्बात होते हैं जिन पुलिस एहलकारों की जान कुर्बान हो चुकी है इस मुल्क में अमन व अमान के लिए? देखें, मैं तो खुद एक शहीद का बेटा हूँ, तो इस कर्ब से जो वो फैमिली एक बर्दाश्त करती है, उस कर्ब से मैं और मेरी फैमिली गुजरी है। तो उस कर्ब को ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा और कौन इसको जानता होगा। तो मैं हर शहीद की फैमिली को अपने ख़ानदान का फ़र्ज़ समझता हूँ, और सिंध पुलिस का हर अफसर अपने शहीद की फैमिली को अपने ख़ानदान का फ़र्ज़ समझते हुए उनकी हर खुशी में, हर गम में हम शरीक होते हैं। अपने हर त्यौहार पे हमारे यहाँ और अपने हर इवेंट पे हम उन शहदा की फैमिली को बुलाते हैं और उनको अपने साथ जो है वो कोशिश करते हैं कि वो इसको महसूस कर सकें कि हम उन शहदा को भूले नहीं हैं, उनकी कुर्बानियों को भूले नहीं हैं, और हर तरीके से उनको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हम उनको भूले नहीं हैं। और आपके वालिद साहब के हवाले से भी हम आपको ये बताएं कि उनकी जो तस्वीर है वो भी हम टेलीविज़न स्क्रीन पर अपने प्रोग्राम में साथ साथ चला रहे हैं। सर, कितना चैलेंजिंग है किसी एक फैमिली के लिए? तो खैर चैलेंजिंग है ही, लेकिन जब हम पुलिस एहलकार की बात करते हैं तो उसको अपनी फैमिली का ख्याल तो हम सबको रखना है, लेकिन जब उसके ऊपर जिम्मेदारी ये भी आ जाता है कि उसको शहरियों का ख्याल भी रखना है, ये कितना चैलेंजिंग होता है उस शख्स के लिए कि जब उसको अपने काम के साथ साथ ये देखना है कि अमन व अमान की सूरत हाल भी बरकरार रहे, मुझे शहरियों की हिफाजत भी करनी है, मुझे मुहाफिज बनना है। देखें, पुलिस का इंतहाई मुश्किल काम है। अमन बहाली के लिए आपने इस शहर में देखा है कि मुख्तलिफ हालातों से ये शहर गुजरा है, जिसमें 90s का एरा ले लें तो उसमें आपकी जो डिफरेंट वायलेंस थे उसमें आपको पता है हमारे कराची पुलिस ने ही अब तक 905 जो है वो हमारे अफसरान और जवान जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम मजमूई तौर पे सिंध पुलिस के 2384 लोग हमारे अफसरान और मुलाजमान शहीद हुए हैं सिंध पुलिस के।
इंतहाई मुश्किल काम है जब आप अपने घर से निकलते हैं। आपको याद होगा ख़ास तौर पे 90s में और जब ये अर्ली 2000 मिड 2000 का वो चल रहा था एरा, उसमें जब घर से निकलते थे तो आपको आपकी वालदा, आपके बीवी बच्चे वो इस तरह से देख के निकलते थे कि शायद ये अब हमारी आखिरी मुलाकात होगी। और आप पता है कराची शहर में रोज़ धमाके और रोज़ टारगेट किलिंग थी। 2013 के ऑपरेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन कुर्बानियों का समर निकला जो शहदाए पुलिस ने, शहदाए हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने दी, और उसके बाद जो है वो ये अमन बहाल हुआ। सर, एक शहीद का बेटा होने के नाते आप आज क्या हमसे ख़ास तौर पर कहना चाहेंगे कि ज़ाहिर है जब आप किसी शहीद की औलाद हों तो आपके ख्याल में उसका जज्बा मज़ीद बढ़ जाता है अपने मुल्क में अमन व अमान के लिए, अपने लोगों को सर्व करने के लिए? देखें, आज का दिन तो हमारा तजदीद अहद का दिन है अपने उन अफसरान, उन जवानों के साथ जिन्होंने इस मुल्क में अमन की बहाली के लिए वो अजीम कुर्बानी दी जिसका समर आज अब आपके और हम सब के सामने है अमन की सूरत में। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि जो हमारे शहदा और उनकी फैमिली की ये कुर्बानी है, वो सिंध पुलिस ने वो एक कंपनसेशन पैकेज दिया हुआ है। कंपनसेशन ज़ाहिर है इसका वो कोई एक वो नहीं है, नेमुल बदल नहीं है, किसी ने अपनी अल्टीमेट कुर्बानी दी है और उसके बाद मगर उनकी फैमिली का ख्याल रखने के लिए हमने एक कंपनसेशन पैकेज है जो हुकूमत सिंध और महकमा पुलिस उनको देती है, जिसमें रकम की सूरत में, प्लॉट की सूरत में और उनके बच्चों की जॉब की सूरत में उनको दिया जाता है। जी। मैं आपको अपना पर्सनल वो बता दूं कि जो हम आज के दिन जो जज्बा है हमारा वो इंतहाई बुलंद होता है और ये हम अपने लिए खुशी का दिन के तौर पे मनाते हैं कि हमारे उन जवानों की, उन अफसरान की, हमारे उन भाइयों की कुर्बानियाँ, उन वालिदैन की कुर्बानियाँ जो उन्होंने दी हैं माजी में, और उसका समर आज हम अमन की सूरत में देख रहे हैं। और ये तजदीद अहद भी करते हैं कि हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, हम किसी भी मौके पे अपनी जान का नजराना देने से पेश होंगे इंशाल्लाह। अब सर, मैं आज चाहूँगा ख़ासतौर पर हमारे प्रोग्राम के ज़रिए कि आपके वालिद साहब, उनसे सब लोग वाकिफ़ भी हैं, आपको उनकी सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग बात कौन सी लगती थी जो ख़ासतौर पर आज आप शेयर करना चाहते हैं? आज बहुत सारे पुलिस एहलकार भी आपको सुन रहे होंगे। मेरे वालिद बेसिकली तो वो स्पोर्ट्समैन थे, हॉकी बड़े शौक़ से खेलते थे और हॉकी में हमारे पुलिस की टीम में भी थे और कुछ अर्से नेशनल टीम में भी रहे। मेरे वालिद की जो सबसे जो उनकी जो आज तक मुझे याद रहती है, वो हमेशा अपने बातों में मुझे, अपनी गुफ्तगू में मुझे कहते थे कि कभी किसी भी हालात से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और हालात अच्छे और बुरे आते हैं। ये उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे कराची में और आए दिन जो है वो टारगेट किलिंग होती थी और हमारे पुलिस अफसरान और जवान जो है उसमें शहीद हो जाते थे और पुलिस के लिए बड़े चैलेंजिंग डेज थे वो ख़ास तौर पे। तो उसमें हमेशा वो देते थे कि ज़िंदगी एक बार है और एक ही बार हमने इस कब्र में जाना है। तो जब जितनी ज़िंदगी आपकी है तो वो बिल्कुल अपने शेरों की तरह, दलेरों की तरह, बहादुरों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें। तारीख़ में कभी किसी बुज़दिल को याद नहीं रखा गया है, हमेशा दलेरों को, बहादुरों को और शहीदों को याद रखा गया है। उनकी बहादुरी हम सब देखते रहे हैं और बड़े, वैसे हमें लगता है कि थोड़े सख्त मिजाज भी थे वो, तो घर में भी आपके साथ थोड़े सख्त मिजाज थे या एक दोस्ती वाला वालिद साहब के साथ बॉन्ड था? मेरे वालिद अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े नरम मिजाज थे और घर में नहीं, मैं प्रोफेशनल फील्ड की बात कर रहा हूं। प्रोफेशनल उसमें बिल्कुल वो ज़ाहिर है हम सब होते हैं, मगर घर में वो इंतहाई नरम मिजाज थे और अपने ख़ास तौर पे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। हमें अक्सर व बेशतर जो है वो हम अपने वालिद के साथ क्रिकेट भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे और डिफरेंट जो हमारे नेशनल इवेंट्स होते थे उस पर उनके साथ जाते भी थे, हंटिंग पे भी जाते थे उनके साथ। तो वो बहुत, और ख़ास तौर पे बड़ा मोटिवेट करते थे कि आपने पढ़ना है, आगे बढ़ना है, जाना है आगे, इस मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। अब सर, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, सिंध हुकूमत ने शहदा के लिए एक बिल मंजूर किया है, ख़ास तौर पर इसमें आपका बहुत बड़ा किरदार भी है, ख़ास तौर पर जब से ये बिल मंजूर हुआ है। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इससे कबल तो शहदा के लिए कोई दिन नहीं मनाया जाता था, अब ख़ास तौर पर जो मनाया जा रहा है,
इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, या अगर ये कहें कि इसका क्या फ़ायदा पहुंचेगा पुलिस एहलकारों को ख़ास तौर पर, और ये कितना ज़रूरी है, ये दिन मनाना कितना ज़रूरी है? देखें, नेशनल कौम जो है इससे पहले 4 अगस्त से पहले ये बड़ी बहुत सारे लोगों की कोशिशों के बाद, बहुत सारे शहीदों की, बहुत सारे अफसरान की कोशिशों के बाद जो है वो ये दिन जो है हम नेशनल डे के तौर पे मनाया जा रहा है। इस दिन की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम आज के दिन पूरी पाकिस्तान पुलिस अपने शहदा के साथ तजदीद अहद के साथ साथ उनके लिए मुख्तलिफ़ तकारीब जो है वो मुनक्कद की जाती हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, और उनकी फैमिलीज़ को बुलाया जाता है, उनकी फैमिलीज़ को उसमें याद दिलाया जाता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके, और सिर्फ आज ही के दिन नहीं याद दिलाया जाता, हम तो उनको अपनी हर त्यौहार पे, हर इवेंट पे हम उनको याद रखते हैं, और उनके घर भी जाते हैं और उनको अपने पास भी बुलाते हैं अपने उसमें मुख्तलिफ़ इवेंट्स में। आज के दिन की ख़ास बात यह है कि आज के दिन नेशनल डे के तौर पे इसको मनाया जा रहा है, पुलिस शहदा डे को, और इस शहदा डे की वजह से हमारे जितने भी जो रिकग्निशन है हमारी इन शहदा की, वो आवाम ने और हुकूमती सतह पर जो है वो इनकी की जा रही है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जिसमें उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, आवाम ने भी रिकग्नाइज़ किया, गवर्नमेंट ने भी रिकग्नाइज़ किया कि इन शोधा की बदौलत आपके मुल्क में आज अमन कायम है। और रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे। अगर आप रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है ये एक अल्टीमेट कुर्बानी है जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मुख्तलिफ़ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हमारी फ़ोर्स दे रही है, और उसको अगर आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो जाहिर है एक वो उसका जो है ना वो डार्कर पहलू जो है। सर, रिकग्नाइज करने का एक मकसद मेरे ख्याल में ये भी है कि जो नए नौजवान भर्ती होते हैं पुलिस में, उनको भी एक इंस्पिरेशन चाहिए। जी हाँ, उनको भी जब वो भर्ती हो रहे होते हैं एक जज्बा चाहिए होता है कि हम पुलिस फोर्स में जा रहे हैं और हमारे जो शोहदा हैं उनकी कुर्बानियों को आज भी सराहा जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है, तो एक जज्बा बढ़ता है कि हम सर्व करेंगे तो हमारी भी इज्जत में इजाफा होगा और हम इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेंगे, तो उसका ये नतीजा निकलता है। बिल्कुल एक हमारा जो वैसे अकीदा है वो तो अलग है, लेकिन एक जज्बा भी बढ़ जाता है नौजवानों का भी, ऐसा भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल देखें, ये यौम शोहदा जो है वो हमारे लिए एक हमारे नौजवानों के लिए एक ऐसा डे है जिसमें उनको इंस्पायर करता है वो तमाम शहादतें जो हमारे अफसरान और जवानों ने दी हैं मुख्तलिफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, तो उनकी वो जो तारीख़ है वो दोहराई जाती है। उनको बताया जाता है कि हमारे फ़लाने अफसर ने इसने इस तरह से अपने जाम शहादत नोश किया, फ़लाने जवान ने इस तरह से जाम शहादत नोश किया, तो ये बड़ी उनके लिए इंस्पायरिंग बात है। और वो उन चैलेंजेस में, उन मुश्किल हालात में काम करते हुए उन्होंने बिल्कुल भी मतलब पीछे नहीं हटे और आगे बढ़ के उसको जाम शहादत को जो है वो गले से लगाया। बिल्कुल सर, 2000 की हम बात कर रहे थे, 90s की बात कर रहे थे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई पुलिस एहलकार, कोई पुलिस ऑफिसर अपने घर से निकलता है तो आज भी काम तो आप लोगों का वही है। आप लोग भी आज निकलते हैं तो एक फिक्र तो होती है और कुछ पता नहीं होता, फैमिलीज भी परेशान होती हैं। तो आज जब घर से निकलते हैं तो क्या सोच होती है और क्या सोच कर निकलते हैं घर से कि खासतौर पर अमन व अमान को बहाल रखने के लिए और लोगों को सर्व करने के लिए जब निकलते हैं घर से, तो आपके जज्बात क्या होते हैं खासतौर पर उस वक्त? देखें, ये हमारे लिए ये यूनिफॉर्म जो है वो ये हमारे लिए हमारा कफन भी है, ये हमारा ईमान भी है। और जिस हर दिन को आखिरी दिन के तौर पे जो है वो समझते हुए बाहर निकलते हैं कि आज का दिन हमारा आखिरी दिन है और हमने निकलना है, और उसी जज्बे के साथ, उसी फ़िक्र के साथ, उसी सोच के साथ कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में इसके दिफा के लिए, इस शहर के, इस मुल्क के सलामती के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए हमने अपना किरदार अदा करना है, और वो भरपूर किरदार अदा करने का जो है वो जज्बा रखते हुए बाहर आते हैं। सर, ख़ासतौर पर आजकल सोशल मीडिया हो या और बहुत सारी जगह हो, वहाँ पर पुलिस के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। आपका भी यकीनी तौर पर दिल दुखता होगा, चाहे वो कोई पुलिस एहलकार है, पुलिस ऑफिसर है, या कोई भी है। ऐसे में आप क्या समझते हैं, हमें कितने रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या हमें कितनी बेहतरी की ज़रूरत है, या ये एक सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा होता है जो किया जाता है
और इसको कम करने की भी ज़रूरत है। ऐसे दिन बनाकर ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे लोगों के जो एक बॉन्ड है उसको बेहतर किया जाए, जो डिफरेंस है या जो फासला है पुलिस के और अवाम के दरमियान उसको कम किया जाए थोड़ा सा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि देखें ये जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ मनफी ख़बरें चल रही होती हैं। आपको अभी पिछले दिनों कराची में हंगामा लड़ाई हुई, 2 मुख्तलिफ उसमें उसको रंग देने की कोशिश की गई डिफरेंट उसमें आईजी साहब ने, आपने देखा होगा कि वो एफआईए को लेटर भी लिखा और उसमें कार्रवाई भी हो रही है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पे मनफी ख़बरों को बिल्कुल आप बग़ैर तस्दीक किए जो है वो आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। पुलिस देखें, आपकी पुलिस है ये, आप इस पुलिस से, अपनी पुलिस से प्यार करें। आप आएँ अपने थानों में, अपने उनके ऑफिसेज़ में आएँ, जो आपकी कंप्लेन है। देखें मुख्तलिफ हमारे पास दर्जा बदर्जा जो है वो कंप्लेन सेंटर्स मौजूद हैं। थाने के अंदर भी एक कंप्लेन डेस्क मौजूद है, एसडीपी ऑफिस में भी एक कंप्लेन डेस्क मौजूद है, एसपी ऑफिस है, फिर एसएसपी ऑफिस है, फिर इसी तरीके से आईजी ऑफिस तक जो है वो कंप्लेन डेस्क मौजूद है। इतने सारे एवेन्यूज़ मौजूद हैं। अगर पुलिस की कोई भी कंप्लेन है तो वो आप जाके वहाँ पे दर्ज कराएं, और आप इस यकीन के साथ दर्ज कराएं कि उनके ख़िलाफ़ जो भी हमारे अंदर इस तरह के ख़राब लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और होती भी है। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ उसमें जो है वो सज़ाओं में मुख्तलिफ लोगों को नौकरियों से भी बर्खास्त कर दिया जाता है, और मुख्तलिफ तादीबी कार्रवाई भी की, ताज़ीरी कार्रवाइयाँ भी की जा रही होती हैं उनके ख़िलाफ़। तो मनफी ख़बरों को जो है वो बिल्कुल बग़ैर तस्दीक किए आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये आपकी पुलिस है, आप इससे प्यार करें। इतनी अल्टीमेट कुर्बानियाँ इस पुलिस ने दी हैं इस अमन को बहाल करने के लिए। तो ये आज का दिन मनाया इसीलिए जा रहा है कि उसको कम से कम याद करते हुए अपनी पुलिस और हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो हमारी ट्रैफिक पुलिस हो या दूसरी पुलिस हो, हमें अपने एहलकारों के साथ अपना बर्ताव भी ठीक रखना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और साथ पे उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए जब आप सड़कों पर हैं, बाहर हैं, या कोई आप थाने में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं। थैंक यू वेरी मच एसएसपी मलीर इरफान बहादुर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे शो में तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू भी हुई, और हम जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कुर्बानियों का, हम भी आज सलाम पेश करते हैं अपने तमाम पुलिस एहलकारों को, अपने तमाम नौजवानों को, और जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस पर हमारी पूरी कौम को, हम सबको फख्र है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर क्योंकि एक जिक्र और करना बहुत ज़रूरी है, और वो है मईशत का, क्योंकि मईशत की हम रोजाना बात करते हैं, लेकिन आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मईशत में हम ये देख रहे हैं कि डॉलर की बढ़ती कीमतें मुसलसल हो रही थी और कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा था, लेकिन अचानक हम देख रहे हैं कि एक ब्रेक लगा है, और ब्रेक की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12 रुपए तक की कमी देखी गई है। 12 रुपए की कमी। अब इसका इशारा किस तरफ है? अगर डॉलर में कमी हुई है तो क्या हमारी, इसका मतलब है कि रुपए की कदर में बेहतरी आई है, और इसका मतलब है कि हमारी मैशत में कुछ बेहतरी आई है या नहीं आई है? इस पर आज हम बात करना चाह रहे हैं कि आईएमएफ भी 19 अगस्त तक पाकिस्तान को 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स देने पर रजामंद हुआ है। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, यानी कि स्टॉक मार्केट में भी तेजी आई है। इसके साथ साथ जो दीगर पेश की शराइत पूरी करने पर आईएमएफ ने इत्मीनान का इजहार किया है, वो भी एक पॉइंट है इसमें वैलिड। तो क्या मईशत के हवाले से मुश्किल वक्त गुजर गया है और अब हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं जैसा कि कहा जा रहा था, खासतौर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात बुखारी साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनकी राय जानते हैं कि क्या वाकई बेहतरी आ रही है मईशत में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। फरहान साहब गुड मॉर्निंग। फरहान साहब, खबरें बड़ी अच्छी आ रही हैं और हमें खुशी हो रही है ये देख के कि 12 रुपए इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी आई है। तो क्या ये एक इशारा है कि हमारी जो ओवरऑल मईशत है उसमें कुछ बेहतरी आई है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपको अपनी खुशी में थोड़ा सा ठहराव की जरूरत है, और उसकी वजह कुछ यूं है कि जो इस वक्त रुपए की कदर कम हुई है या रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, डॉलर की कदर कम हुई है, उसकी वजह ये है कि हमारा जो लेटेस्ट ट्रेड अकाउंट है, यानी जुलाई में पाकिस्तान में दरामदात खासी कम रही हैं और बरामदात के तकरीबन बराबर या उससे कुछ थोड़ा सा ऊपर रही हैं। करंट अकाउंट जिसे कहा जाता है, यानी उसमें एक्सपोर्ट्स और उसमें बाहर से जो पैसा आता है वो मिला के उससे हमें अपनी इतनी रकम इकट्ठी हो गई कि इंपोर्ट्स का हम कवर कर सके। तो ये जो हाल है ट्रेड अकाउंट का, बैनुल-अक़वामी ट्रेड अकाउंट का, नतीजतन रुपए पे प्रेशर कम हुआ है। लेकिन उसके साथ ही साथ जुलाई के महीने में जनाब
एक रिकॉर्ड इजाफा अफरात-ए-ज़र में भी हुआ है, इन्फ्लेशन में भी हुआ है। तो आम आदमी के लिए ये खबर टीवी की हद तक या ब्रेकिंग न्यूज की हद तक तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन क्या उससे उसकी जेब पे जो प्रेशर है वो कम हुआ है कि नहीं हुआ, उस प्रेशर के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो प्रेशर जो उसकी जेब पे प्रेशर है वो कम हुआ है, बल्कि वो प्रेशर, उस प्रेशर में अफरात-ए-ज़र वाला जो प्रेशर है, इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है, उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन फरहान साहब, इसके साथ साथ हम ये नहीं देख रहे कि इससे मार्केट का कुछ जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होगा। जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में भी कुछ बेहतरी देख रहे हैं, जब सरमायाकारों का, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बहाल होगा तो इससे ओवरऑल इन्फ्लेशन में भी बेहतरी आएगी। दिल्ली हनूज दूर कैसे हैं, दिल्ली अभी बहुत दूर है और यही हाल मईशत का है कि लोगों में कॉन्फिडेंस, जो सरमायाकार हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनमें तो ठीक है कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आज जो रुपए की कदर बेहतर होगी और कल इसकी वजह से आम आदमी को फायदा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि अभी तो ये देखना है कि मुल्क की दरामदात अगर कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स में कुछ कमी आई है क्योंकि ओवरऑल मजबूरी तौर पर एक स्लो डाउन है, तो क्या उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है, उस अनएम्प्लॉयमेंट में कमी ज्यादती तो नहीं हो रही। ये सब के सब उमूर देखने वाले हैं। तो अभी मेरे ख्याल में वैसे भी माह मुहर्रम है, मिठाइयाँ नहीं बांटनी चाहिए, और वैसे भी अभी मिठाई बांटने का जो वक्त है वो मेरे ख्याल में उसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। तो फरहान साहब, ये मिठाई बांटने का वक्त आएगा आपके ख्याल में, क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं, फिर जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे हैं, आपके ख्याल में एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि IMF पाकिस्तान को डॉलर्स देने पर रजामंद हो गया है, लेकिन उसके बाद भी क्या हमारी मईशत में कुछ बेहतरी के चांसेस हैं आने वाले वक्त में? बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है और इसी रास्ते पे चलने की जरूरत है। ये ना भूलिए कि अगला 1 साल 12 महीने ये इलेक्शन का साल है। सवाल ये है कि क्या कोई भी सियासी पार्टी, वो जो भी पार्टी होगी, क्या वो इन मुश्किल फैसलों पे कायम रहकर इलेक्शन में जा सकेगी, या चंद माह बाद उसे इन मुश्किल फैसलों से पीछे हटना पड़ेगा। उसके बाद एक सवालिया निशान जो है वो IMF के साथ मुस्तकबिल के ताल्लुकात का है। तो अभी ये सवालात हैं जिन्हें देखने की जरूरत है। अभी ये आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान मसाइल में से बाहर निकल आया है। अब सर, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है या कह लें खरीदार है ऑयल का भी, और हम देख रहे हैं कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आई है, तो क्या पाकिस्तान को इससे किसी किस्म का फायदा पहुंचेगा? ये कमी जरूर आई है, लेकिन ये देखिए कि रुपया यानी साल के शुरू में कहाँ था और अब कहाँ पे है, कोई 8-10 महीने की बात है। पिछले सितंबर से लेकर अब तक हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, यानी सूद की जो शरह है, वो तकरीबन दुगनी, बल्कि दुगनी से ज्यादा हो गई है। पिछले 10 सितंबर में शायद 7% थी, आज 15% है। और यही हाल रुपए का है। हमें याद पड़ता है कि 160-170 रुपए का था और अब ये 225 रुपए पे कल से आ गया है, तो उस पर हम खुश तो हो रहे हैं। यानी जो अहबाब इक़्तिदार हैं वो कह तो रहे हैं कि जी सुख का सांस लेना चाहिए, लेकिन 50-55 रुपए का अभी भी इजाफा है। और बाहर से जो तेल आता है वो तो डॉलर में आता है। अगर $1 आज से 1 साल या 8 महीने पहले कोई 170 या 160 रुपए का था, आज वो 225 रुपए का है। तो पाकिस्तानी जो अवाम है उन्हें अपनी जेब से उस $1 के लिए आज तो ही ज्यादा रकम देनी पड़ रही है बनिस्बत जो माजी में सूरत हाल थी 8 महीने पहले। लेकिन फरहान साहब, कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही थी कि जुलाई के महीने की अगर बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो फरोख्त है उसमें तकरीबन 26% कमी आई है। आप समझते हैं कि ये जो कीमतों में इजाफा हुआ था, और हम देख रहे थे कि ऑयल की प्राइसेस अचानक बहुत ऊपर चली गई थी और अभी भी जा रही थी, अभी रिसेंटली थोड़ी सी कम हुई है, तो उसकी वजह से लोगों ने तेल का जो इस्तेमाल है उसमें कुछ कमी लेकर आए, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि गवर्नमेंट ये बार बार बात कर रही थी कि हमें अपना इस्तेमाल कम करना पड़ेगा क्योंकि प्राइसेस तो कम नहीं हो रही थी।
ये सिर्फ लोगों की हद तक नहीं है, यानी अफराद की हद तक नहीं है कि कोई अगर महीने की 1000 मील गैजेट नहीं चलाता था तो वो अब 800 मील चला रहा है। इससे ज्यादा जो परेशान कौन सूरत हाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में सनतों में सनती पैदावार में सुस्त रवि आ रही है। क्या आपके किसान यहाँ एक ही खेत में 2 दफा हल लगाते थे वो क्या 1 दफा लगा रहे हैं? ये सब के सब वो सवालात हैं जो कि बड़े अहम हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये पेट्रोल पंप की हद तक और मोटरसाइकिल और गाड़ियों की हद तक तो नहीं है मामला, इससे ज्यादा भी सूरत हाल है। और अगर मजबूरी तौर पे आपकी शरह नमू मईशत की कम हो रही है, सुस्त रवि की तरफ आप जा रहे हैं, तो फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल क्या है, बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर ये कमी वाकई सनती जो पैदावार है उसमें कमी की वजह से हो रही है फिर तो हमारे लिए ये तो सर फिर मईशत के लिए नुकसानदेह है। सर आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी इलेक्शंस की बातें हो रही हैं, मुल्क में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वजह से हम देखते हैं कि बिजनेस नहीं आ पाता, सरमायाकारी नहीं हो पाती। ये आने वाला वक्त सर खासतौर पे जो 3 महीने कितने इंपॉर्टेंट हैं, अगर इसमें इलेक्शंस हो जाते हैं तो क्या इलेक्शंस होने के बाद कुछ बेहतरी के चांसेस हैं, या अगर ये साल मुकम्मल भी होता है जो गवर्नमेंट इस वक्त हुकूमत चला रही है उसके बाद ही कुछ बेहतरी आ सकती है? उससे पहले जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ ऐसे स्टेप्स लेगी कि उनकी जो पॉलिटिकल रेपुटेशन है वो सही रहे, लेकिन मुल्क की मईशत में कुछ बेहतरी नहीं आ सकती। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ महीनों की बात नहीं है, ये साल की बात है। वजह ये है कि बैनुल अक़वामी सतह पर इस वक्त कमोडिटीज का एक सूरत हाल ये चल रही है कि कमोडिटीज जिसमें तेल भी शामिल है, उसमें इंसानी इस्तेमाल की रोजमर्रा की चीजें भी शामिल हैं, खाने पीने की अशिया शामिल हैं, उनमें उनकी कीमतों में एक रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। और ये रिकॉर्ड इजाफा महीनों में कम नहीं होगा, इसके लिए अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो फिर चंद साल लगेंगे। तजियाकार तकरीबन ज्यादातर ये कह रहे हैं। अब मैं आपको एक जाती तजुर्बा बताता हूँ। 2 दिन पहले मैंने एक जगह से एक दवाई का एक आइटम है जो कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसकी 2 बोतलें मंगवाई। एक दुकान से वो 390 रुपए की मिली और दूसरी जगह पे क्योंकि उनके पास मजीद स्टॉक नहीं था, दूसरी दुकान से ली तो वो 500 रुपए से ज्यादा उसकी कीमत, और एक ही आइटम। तो उनसे पूछा कि भाई ये कीमत ज्यादा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि जहां से आपको 390 रुपए की मिली है वो पुराना स्टॉक था, ये नया स्टॉक आया है जिसमें कंपनी ने 40% की कीमत बढ़ा दी है। इस किस्म के जब तजुर्बात होते हैं तो फिर ये सवाल पूछना पड़ता है कि क्या ये यानी अरसा करीब में ये आम के लिए, आम लोगों के लिए क्या ये मुसीबत खत्म होने चली है या इसका लंबा अरसा चलेगा? ठीक है, लंबा अरसा चलेगी। माहिर माशियात फरहान बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। फरहान साहब के मुताबिक इस वक्त जो मईशत का है उसमें बहुत जल्द कोई बेहतरी पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमें अभी मिठाई नहीं बांटनी चाहिए ये 12 रुपए कम होने के बावजूद भी, क्योंकि अभी मईशत को बेहतर करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें इकदाम ये उठाने की छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक में वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान शाहज़ेब अहमद के साथ, और मौसम की कुछ बात करेंगे। मौसम की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि कराची वाले बड़े परेशान थे और हैं अभी भी। उसकी वजह यह है कि कराची वाले एक बार फिर तैयार हो जाएं, क्योंकि एक नया सिस्टम कराची का जो बारिशों का दाखिल हो रहा है कराची में, उसके बाद फिर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बारिशों का आगाज एक बार फिर होगा कराची में। शहर कायद पर गहरे बादलों का राज है और इन गहरे बादलों की वजह से ये भी इशारे दिए जा रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा है, क्या ये बारिशें जो हमने गुज़िश्ता हफ्ते देखी हैं उसी किस्म की हैं, उसी टाइप का, उसी स्केल का ये सिस्टम है, या ये कुछ हल्की फुल्की बारिशें होंगी उसके बाद ये रुक जाएगा? ये बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया वेदरमैन जवाद मेमन साहब ने, उनसे हम बात करेंगे। जवाद भाई, आपको खुशामदीद कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आपको और पूरी टीम को। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप वालेकुम लोग सब खैरियत से? जवाद भाई, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लोग कुछ खौफज़दा भी हैं, खासतौर पर कराची के, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते जो हमने हाल देखा है उसके बाद तो डरना बनता भी है। आप ज़रा बताएं हमें कि क्या कंफर्म न्यूज़ हैं, ये जो बारिशों का नया सिस्टम आ रहा है, ये कौन सा सिस्टम है जो कराची में दाखिल हो रहा है और ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? शाजिद भाई, सबसे पहले तो कराची के लोगों को कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक क्रिएट होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको याद होगा कि हम टाइम टू टाइम अपने शोज़ में बता चुके हैं कि ये जो आने वाला सिस्टम है ये बिल्कुल। काफ़ी हद तक वीक टू मॉडरेट इंटेंसिटी का होगा। इसका जो मेजर कोर है वो सिंध अच्छा। से थोड़ा सा दूर शहर कराची शहर से जो है वो दूर रहेगा, जिसके ज़ेर असर कराची में जो है सही। वो 5 तारीख से लेके 7 तारीख तक लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज रहेंगी ज़्यादातर। और 6 या 7 तारीख को कुछ इलाकों में ऐसे मीडियम चांसेस हैं कि शॉर्ट थोड़ा सा हैवी स्पेल हो जाए, लेकिन ओवरऑल ये सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक वीक है। इस सिस्टम से जो है वो कोई ज़्यादा जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। क्योंकि जवाद भाई, मैं तो आपसे इसलिए कांटेक्ट कर लेता हूँ फौरन, ताकि हमें पता लग जाए कि इसमें क्या होने जा रहा है, हमें कितनी बचत करनी है अपनी गाड़ियों की, अपने घर की, अपने आसपास की, क्योंकि आपको पता है कराची में क्या हाल हो जाता है। तो लोग जो घबरा रहे थे ना जवाद भाई, अक्सर लोग हमसे कांटेक्ट भी करते हैं, पूछते भी हैं, तो यही कहते हैं जवाद भाई से ये सवाल करना कि जो गुज़श्ता हफ्ते हमने स्पेल देखा है, क्या ये उसी किस्म का है, उसी रेंज का है, या फिर बस जैसे आप फरमा रहे हैं कि हल्की फुल्की बारिश होगी और वीक और मॉडरेट होगी, उसके बाद ये बारिश रुक जाएगी, तो ये बारिश कितने दिनों तक जारी रह सकती है? शाजिद भाई, ये जो आने वाला सिस्टम है ये 4 तारीख से जो है वो सिंध पे असरअंदाज होना शुरू होगा और ज्यादातर इसके इफेक्ट्स जो हैं वो 7 तारीख तक रहेंगे। कुछ आइसोलेटेड इफेक्ट्स इसके 8 तारीख तक रह सकते हैं, लेकिन 10 तारीख के बाद से यानी कि 11-12 के तक जो है वो एक और स्ट्रॉन्गर सिस्टम आ रहा है, जिसके जेर असर जो है वो फिर कराची समेत सिंध के काफी सारे एरियाज में जो है हैवी टू एट टाइम्स वेरी हैवी रेनफॉल भी पॉसिबल है। लेकिन ये सिस्टम अभी तकरीबन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता दूर है हमसे। फिलहाल जो है ये तकरीबन 70-80% कंफर्म है, क्योंकि मानसून का जो एक्सिस है वो दोबारा फिर सदर्न पाकिस्तान यानी कि सिंध की तरफ मूव कर जाएगा। तो फिर 10-11 के बाद से जो सिस्टम आना शुरू होंगे वो बैक टू बैक सिस्टम्स होंगे, और फिर जो है वो स्ट्रॉन्गर सिस्टम भी इसमें कह सकते हैं कि 1 से 2 या मैक्सिमम 3 जो है वो काफी हैवी शिद्दत के सिस्टम भी आ सकते हैं थ्रू आउट अगस्त के एंड तक। अगस्त के एंड तक थ्रू आउट ऐसा सिस्टम आ सकता है, लेकिन अभी फौरी तौर पर ऐसा नहीं आ रहा। लेकिन बता ये रहे हैं जवाद मेमन साहब के यानी कि 11-12 तारीख से ये चांसेस हैं कि एक बार फिर जो हैवी रेन है वो हो सकती है कराची में। जवाद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, और सुबह सवेरे को थोड़ा सा तंग इसलिए करते हैं कि हम जानना चाह रहे होते हैं कराची में क्या सूरत हाल रहेगी। तो जवाद भाई ने तो हमें अपडेट कर दिया है कि सूरत हाल क्या बनने जा रही है, क्या होने जा रही है, खासतौर पर जब हम कराची की बात करते हैं। तो कराची के अलावा, इसके अलावा जो बाकी शहर हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मौसम में थोड़ा सा हब्स है, पंजाब की साइड पे भी, वहाँ पर भी बारिशें होती रही हैं, लेकिन क्या अब वहाँ पर भी बारिशों का चांस है या नहीं है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं और आगे चल के बहुत सारी हमें खबरें शामिल करनी है प्रोग्राम में, और हमें आपकी मुलाकात भी करानी है बहुत सारे लोगों से। थोड़ा सा हम खेलों का जिक्र इसलिए भी करेंगे, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जारी हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे इसमें नू भट्ट साहब जो है उस पर शबाशी साहब ने लिखा भी है, वेल डन भट्ट साहब ने कामयाबी हासिल की है। भट्ट साहब को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी कौम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी टीम्स की तरफ से, जिस तरीके से उन्होंने मेडल जीता है। लेकिन गेम्स का जब जिक्र आता है तो हम देखते हैं कि गेम्स के फरोग के लिए, खासतौर पर टैलेंट को बाहर निकालने के लिए और उनको पॉलिश करने के लिए खासतौर पर प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है। और ऐसे में जब टेनिस का जिक्र आता है तो टेनिस के पाकिस्तान में भी बहुत सारे फैंस हैं, और टेनिस के खासतौर पर जो फैंस हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी जो ऐसा टैलेंट है टेनिस का जो कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे, उनको वो सहूलियात नहीं मिलती, या उनको ये सहूलियात मैसर नहीं है कि वो अपने आप को पॉलिश करके इंटरनेशनल स्केल पर खेल सकें। इसके लिए खासतौर पर स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था और है अभी भी। तो आपको खबर ये दें कि पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसान उल हक, जिनसे हम सब लोग वाकिफ हैं, उन्होंने टेनिस के खेल में पाकिस्तान को मकाम दिलाने की ठान ली है और वो मुल्क में नए खिलाड़ियों की तलाश के लिए मैदान में आ गए हैं। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने नए खिलाड़ी हैं उनको ढूंढा जाए, उनको पॉलिश किया जाए और आगे लाया जाए। इस हवाले से टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ियों की तलाश की जाएगी
और उन्हें 1 साल की तरबियत फराहम करके प्रोफेशनल एथलीट बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है और मेरे ख्याल में इस तरीके से वो तमाम लोग जिस वक्त सुन रहे हैं और खासतौर पर टेनिस में इंटरेस्ट रखते हैं, वो हमारे तमाम नौजवान, खा वो लड़कियां हैं लड़के हैं, मेरे ख्याल में आप लोगों को आगे आना चाहिए। और आज जो सेगमेंट है ये खासतौर पर आप सब लोगों के लिए तो इस वक्त हम मजीद बात करेंगे उन्हीं से ही जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर एसामुल हक और अकील खान। इन दोनों ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। एसामुल हक और अकील खान, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। Good morning. Assalamu alaikum. Thank you for having us on the show. वालेकुम सलाम। एहसान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा और हमें बड़ी खुशी है, हम इसको सराह भी इसीलिए रहे हैं कि हमारे टैलेंट को मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म फराहम करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक टैलेंट हंट प्रोग्राम बड़ा ज़रूरी था। सबसे पहले तो बताइएगा ये कौन कौन से शहरों में शुरू किया जा रहा है और उसका तरीक़ाकार क्या होगा? हाँ जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अभी आपने नू बट की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह गॉट द मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेडल लिया है। एंड पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट गिविंग देम द राइट डायरेक्शन एंड गाइडेंस। अकील खान नेशनल चैम्पियन हमारे माशाल्लाह से पिछले 20 सालों से, एंड बोथ ऑफ अस हैव बीन ट्राइंग फॉर अ वाइल कि कोई ऐसा इनिशिएटिव लेके आए पाकिस्तान में जिस तरह जूनियर्स को जो है ना ग्रूमिंग कर सके, उनको गाइडेंस कर सकें। अभी भी हम बहुत एक्टिवली वी आर प्लेइंग, सो इट्स नॉट ईजी फॉर अस टू गेट इनटू द कोचिंग डिपार्टमेंट, लेकिन पिछले 2-3 सालों से काफ़ी बातचीत इसके साथ होती रही है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब वी हैव बीन एबल टू गेट इनफ फंड्स कि हम एटलीस्ट 16 बच्चों को जो है ना फ्रॉम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड पेशावर में शुरू कर रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट एज टेनिस हंट के नाम से, जिसमें 16 बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे अंडर 14 अंडर 18। उनको स्पॉन्सर्स देंगे। जो हमारे टेनिस का एक थोड़ा सा स्टिग्मा लग गया हुआ है, टैग लाइन है जी कि एलीट स्पोर्ट है सिर्फ और नॉर्मल बच्चे नहीं खेल सकते और अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको इरेडिकेट करना चाह रहे हैं हम। एंड इंशाल्लाह पूरे साल के लिए जो है ना उनकी कोचिंग की और उनकी ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैं और अकील खान दोनों ले रहे हैं। और इन आवर गाइडेंस वी गोना मेक श्योर कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर्स, डेविस कप प्लेयर्स और ग्रैंड स्लैम लेवल के प्लेयर्स जो है जूनियर्स के बन सकें। एजाम भाई, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। आपने जिक्र किया कि अभी जो इनिशियली स्टार्ट किया जा रहा है वो चंद बड़े शहरों से किया जा रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक को, किसी भी टैलेंट का, किसी भी बच्चे का, किसी भी नौजवान का, वो इस प्रोग्राम में, इस टैलेंट हंट में शामिल हो सकता है? देखिए, ट्रायल्स देने के लिए तो आ सकते हैं। वी टेकिंग ट्रायल्स इंशाल्लाह कल से लाहौर में शुरू हैं, फ्राइडे सैटरडे को लाहौर में हैं, फिर मंडे ट्यूसडे को इस्लामाबाद में हैं। तो अगर आप इस्लामाबाद के आसपास किसी शहर में रहते हैं या लाहौर में के आसपास कहीं के शहरों के हैं, तो दे आर मोर देन वेलकम टू कम एंड टेक द ट्रायल्स। जी बिल्कुल। हमारी वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, ट्विटर पेज है, उसके ऊपर जाके यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ और वॉक इन्स भी अलाउड हैं। और ये आपके सामने सारा स्केड्यूल भी आ रहा है कि किस दिन किस शहर के अंदर कौन से वेन्यू के ऊपर हम ये ट्रायल्स ले रहे हैं। तो एवरीवन इज़ वेलकम जी, अंडर 18 अंडर 14 के किड्स। एंड इंशाल्लाह वी गोना डू आवर लेवल बेस्ट कि दोनों मिलके वी गोना सेलेक्ट कि कौन से 16 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे या बच्चियाँ, and then we're going to start inshallah training them in the right direction. ठीक है। कौन से 16 खुश नसीब होंगे जो कि आगे बढ़ सकते हैं? आगे आप सब लोग बढ़ सकते हैं और आप लोगों को जब प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में जितने लोग हमें सुन रहे हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं खासतौर पर टेनिस में, हमारे तमाम नौजवान प्लीज़ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, जाएं, कोशिश करें। अगर ये शहर आप लोगों के आसपास हैं तो वहाँ पर ऑडिशन ज़रूर दें और वहाँ पर जाके इसका हिस्सा ज़रूर बने। अच्छा, अकील खान भी हमारे साथ मौजूद है। अकील, आप मुझे ये बताएगा, इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि हम ये बार बार जिक्र करते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इस टैलेंट को प्लेटफॉर्म फराहम करना और इस टैलेंट को निखारना, इस टैलेंट को ट्रेन करना ताकि वो इंटरनेशनली कम्पीट कर सके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ जब अच्छे कोचेस नहीं होंगे तो वो टैलेंट ज़ाया होता रहेगा, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। आपके ख्याल में ये टैलेंट हंट प्रोग्राम इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट है कराना? वेल देखें, अब पिछले अगर 20-22 साल से देखा जाए तो हम हमेशा कहते थे कि कोई इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई इस तरह का एक सिस्टम, एक प्रोग्राम होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम इतना ट्रैवल हमने किया है पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा सिस्टम पिछले 30-40 सालों से मैंने नहीं देखा। जो कि ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, 1 महीने के होते हैं, किसी सिटी में, बड़ी सिटी में कोई स्पॉन्सर हो जाए, 1 महीने के, 15 दिन के, 2 हफ्ते के होते हैं। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अपना कि पूरा साल भर के लिए जो है वो एक एक्टिविटी होने जा रही है पाकिस्तान में टैलेंटेड बच्चों के लिए।
और वी लुकिंग फॉरवर्ड जी। अपना हम लोग हमेशा बात करते थे साम व्हेन एवर ही कम फॉर डेविस कप, मेरी हमेशा इससे बात होती थी किस तरह हम पाकिस्तान की टेनिस को प्रमोट करें, किस तरह टैलेंट को निकालें। अब दिस इज़ अ टाइम कि अब इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान में बेस्ट बच्चे सेलेक्ट करें और उनको ट्रेन करें और उनको आगे लेकर आएँ फॉर द डेविस कप, फॉर द ग्रैंड स्लैम, फॉर द जूनियर एशियन चैम्पियनशिप्स के लिए। चैंपियनशिप से उनको ट्रेन करें। एहसाम, मुझे ये बताइएगा, आपकी मुलाकात तो यकीनी तौर पर होती रहती होगी नए टैलेंट से, कैसा टैलेंट है पाकिस्तान में? आप कितने मोटिवेटेड हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, और आप क्या समझते हैं कि अगर वो इंटरनेशनली इनको थोड़ा सा भी ट्रेन किया जाए, तरबियत दी जाए, तो इंटरनेशनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, मुझसे ज़्यादा तो प्रॉब्ली अकील को ज़्यादा पता है क्योंकि ही कीप्स प्लेइंग ऑन द डोमेस्टिक लेवल के ऊपर सारे खेलता है, टूर्नामेंट्स वगैरह। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल अकील भाई से दिस मेरा नाउ। एग्जैक्टली यही सवाल है, आप दोनों से मैं जानना चाह रहा हूँ। अभी तक 400 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया है थ्रू आवर रजिस्ट्रेशन, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और पहली दफ़ा आई थिंक आई विल हैव अ चांस टू सी ऑल द किड्स फ्रॉम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड पेशावर। लड़कों और बच्चों के नाम सुने में कुछ के, एंड हु आर गोना बी मे बी अ स्टैंड आउट इन ट्रायल्स वगैरह, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। टैलेंट है जी। बात सिर्फ ये है कि आई थिंक टैलेंट को ग्रूम करने के लिए, टैलेंट को एक्सपोजर देने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर का और स्पॉन्सर्स का बहुत अहम हाथ होता है। एंड बिकॉज इट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट, आपको हमेशा ट्रैवलिंग के लिए आपको खर्चे चाहिए होते हैं टू गो अब्रॉड, एंड लॉट ऑफ टाइम्स आई फील लाइक हमारे मुल्क में जो बच्चे हैं दे लैक द एक्सपीरियंस एंड द एक्सपोजर। जब वो बाहर खेलने के लिए जाते हैं फील लाइक दे आर नॉट रेडी। उसमें फिर वो जब हारना शुरू करते हैं पहले 2-3 सालों में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो पेरेंट्स भी इंटरेस्ट छोड़ देते हैं और बच्चों का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। दे स्टार्ट डाउटिंग देयर एबिलिटी एंड देमसेल्व्स। तो वो अकील और मैं इंशाल्लाह मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस तरह ग्रूम किया जाए, उनकी ऐसे ट्रेनिंग की जाए कि वंस दे गेट टू द इंटरनेशनल लेवल दे फील दैट दे आर रेडी एंड दे कैन परफॉर्म। एंड कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज़रूरी है। मेरा पहला इंटरनेशनल स्पॉन्सर, फाइनेंशियल स्पॉन्सर था व्हेन आई वाज 27 ईयर्स ओल्ड, व्हिच आई थिंक इज़ टू लेट। स्पॉन्सर्स को और कॉर्पोरेट सेक्टर को प्लेयर्स की जर्नी के अंदर भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में और स्पॉन्सर्स भी इस इनिशिएटिव का साथ दे सकें ताकि वी कैन हेल्प मोर किड्स आउट थ्रू आउट पाकिस्तान इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अकील, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, साम भी कह रहे हैं, आप यकीनी तौर पर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो जानते हैं और बेहतर जानते हैं कि इस वक्त जो हमारा टैलेंट है उसको कितनी तरबियत देने की ज़रूरत है। एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा टेनिस कोर्ट्स मौजूद नहीं है मुल्क में कि अगर कोई शौक रखता भी है तो वो अपने आसपास टेनिस कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर ले। तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको प्रॉपर जगह भी चाहिए अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप वाकई प्रोफेशनली खेलना चाह रहे हैं। तो आपने जब टैलेंट को देखा है और जब आप उनसे मुलाकात करते हैं या उनके ट्रायल्स लेते हैं, तो आपने क्या फील किया? हमारे यहाँ टैलेंट कैसा है और उनको कितना पॉलिश करने की ज़रूरत है कि वो इंटरनेशनली जाकर खेल सकें? अच्छा देखिए, टैलेंट तो हमारे पास हमेशा से मौजूद रहा है। ये बात अब मेरे ख्याल से अब अक्सर हम बहुत दफ़ा हर स्पोर्ट्स वाले कर चुके हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और अब मैं भी उस बात पे कायम हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास हमने कितने मेरे ख्याल से प्लेंटी ऑफ हमने जो लड़के हैं वो हम ज़ाया हो चुके हैं, टैलेंटेड थे, जो राइट टाइम पे उनको ट्रेनिंग नहीं मिली। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि टेनिस कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस राइट नाउ एट द मोमेंट लाहौर इज़ अ लकी सिटी, बिकॉज अपना एक कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो अभी 5 नए कोर्ट बने और माशाल्लाह आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी है। इस्लामाबाद, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, इन जगह कोर्ट की कोई कमी नहीं है। बाकी शहर में आप कह सकते हैं कि कोर्ट की हमारे पास बड़ी ज़्यादा कमी है क्योंकि बड़े बड़े क्लब्स में वो कोर्ट्स हैं और वो वहाँ पर जाके इजी एक्सेस नहीं है प्लेयर्स के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म से जो है ये प्रॉब्लम है, इजी एक्सेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। काफ़ी बड़े बड़े क्लब्स हैं, बड़े बड़े क्लब्स में कोई आप टेनिस खेलने की दूर की बात है, वो अंदर आई थिंक देखने भी नहीं जा सकते। तो बट ये लाहौर में स्पेशली कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज जो ओपनिंग होने जा रही है, इतने बड़े क्लब्स की एक ओपनिंग होने जा रही है, आई थिंक इट्स रियली गुड फॉर लाहौर और इर्द गिर्द के जो लाहौर के लड़के हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। अगर वाकई ऐसी ओपनिंग होने जा रही है, जैसे अकील जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो आप सबको पता होना चाहिए। इतने लोग हमें सुन रहे हैं, खासतौर पर वो तमाम एथलीट्स, वो तमाम टेनिस प्लेयर्स, वो नौजवान जो कि खेलना चाहते हैं, तो ये तो ओपनिंग में भी आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए। आखिर में इसामुल हक, आपसे भी और अकील आपसे भी मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान खिलाड़ी आप लोगों को सुन रहे हैं, आप लोग को फॉलो करते हैं, आप लोग उनके लिए एक मोटिवेशन भी हैं, और जिस तरीके से वो आप लोग को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कोई ख़ास आप लोग का पैगाम है आप दोनों का जो आज हमारे प्रोग्राम के जरिए आप उनको कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मैं तो भी यही कहना चाहूँगा कि रजिस्टर एज मैनी प्लेयर्स एज पॉसिबल, whoever is interested in tennis, who wants to get the right guidance and the right direction. We are here through this platform. इंशाल्लाह दोनों के दोनों जो हैं, हम इस पूरे प्लेटफॉर्म के लिए पूरे साल के लिए इंगेज होंगे, एंड इंशाल्लाह कोशिश यही है कि 1 साल की जगह इसको आगे बढ़ाया जाए, 4-5 साल के लिए किया जाए। इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट, इट्स समथिंग फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन पाकिस्तान, स्पेशली फॉर टेनिस,
and I'm very very hopeful, I'm very very excited. I have all the faith in our young and our youth, and उसी के लिए हम कर रहे हैं, उस सब के लिए मेहनत कर रहे हैं. And I would like कि just come out forward, come to Lahore, come to Karachi, come to Islamabad, come to Peshawar. We would love to see you play, we would love to see your talent, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों को सही तरह और सही गाइडेंस में हम जो है ना उनको ग्रूम कर सकें. जी अकील. जी मैं बिल्कुल मैं सारे बच्चों से यही बोलूँगा, पेरेंट्स से यही बोलूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस 6 दिनों में चारों सिटीज़ में लेकर आएँ, क्योंकि टेनिस एक थोड़ी एक्सपेंसिव गेम है. जैसे आप कोचिंग इज़ नॉट इजी, और बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे पूरा साल आपको जो है आपके बच्चों को जो है वो कोचिंग मिलेगी, इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग मिलेगी आपको, सारा आपको वॉच आउट किया जाएगा. तो मेरे ख्याल से ज़रूर आएँ, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें फॉर द होल ईयर. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इस तरह का प्रोग्राम जो है वो शुरू होने जा रहा है. इस तरह का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है. टैलेंट हंट प्रोग्राम है, आप सब लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका भी है. थैंक यू वेरी मच. अस्सलामुल हक और अकील खान हमारे साथ मौजूद थे. जैसा कि वो जिक्र कर रहे हैं, अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी खासतौर पर जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, उसके बाद ट्रायल्स का भी आगाज़ होगा, और आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है, खासतौर पर अंडर जो 18 और अंडर 14 है, कि उनके लिए मौका है कि वो अपने टैलेंट को शो करके और आगे बढ़ सकते हैं. टेनिस अगर वो खेलते हैं, अगर वो शौक रखते हैं, तो आप लोगों को कोर्ट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, खासतौर पर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में. तो ये तो हमारी गुफ्तगू थी एहसामुल हक से. टेनिस प्लेयर अकील खान हमारे साथ मौजूद थे. गुफ्तगू और भी करनी है, प्रोग्राम में शामिल और भी बहुत सारे सेगमेंट्स करने हैं, लेकिन ब्रेक के बाद. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं शाज़ेब अहमद. वेलकम बैक. ब्रेक में आप लोग थे, लेकिन ब्रेक के बाद हमने जिक्र करना है एक और सेगमेंट का, और वो है गाड़ियों के हवाले से. ऑटो शोरूम्स का कारोबार इस वक्त बैठ चुका है. एक्साइज के बायोमेट्रिक सिस्टम में मुबैना पेचीदगियों के बायस ये कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ है. मिलत चौक ऑटो मार्केट में तकरीबन 40 मिलियन यौमिया होने वाला कारोबार कम होकर चंद लाख तक महदूद हो गया. लेकिन इसकी वजूहात क्या है, पहले हम अपने नुमाइंदे से जानते हैं. नुमाइंदा 92 न्यूज़ इस पर हमें आगाह कर रहे हैं, उसके बाद हम इस पर बात भी करेंगे. जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बायोमेट्रिक की जो पॉलिसी है वो नाफिज़ुल अमल होने के बाद शोरूम्स मालकान के मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, जिनकी जानिब से कहा जा रहा है कि चूँकि गाड़ियों की जब रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है तो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होने की वजह से किसी न किसी सतह पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रुक जाता है. जो ख़ुसूसी तौर पर पुरानी गाड़ियाँ हैं साल 2000 या 2000 से 2010 तक की, उनके असल जो मालिकान हैं पंजाब या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, उन तक रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल काम है. और फिर उनकी जानब से बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए एक्साइज ऑफिस में रजू करना, वक्त देना, या उनका अगर डाटा ख़राब हो चुका है, उसमें कोई मिस्टेक है, तो ये प्रोसेस बहुत लेंथी होता जा रहा है, और इसकी वजह से ख़रीदो फ़रोख्त बहुत मुतासर हो रही है और कारोबार बंद होने के मुतरादिफ है. हमारे साथ शोरूम्स मालकान मौजूद हैं, ओहदेदारान यूनियंस के मौजूद हैं. इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मसाइल हैं क्या, और ये गवर्नमेंट की जानब से आपके मसाइल हल करने की जानब तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही. आप हमें बताइएगा कि पहले आपके कारोबार की क्या पोजीशन थी, और अब बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का अमल नाफज होने के बाद क्या सूरत हाल है. कारोबारी हालात तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता. ये बायोमेट्रिक से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मार्केट में 120 के राउंड अबाउट शोरूम है. यहाँ पे हमारा डेली का जो बिज़नेस था वो 35 मिलियन के राउंड अबाउट डेली हुआ करता था. इस वक्त ये पोजीशन है कि ये सब देख लें दोस्त, सुबह से आए हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई कस्टमर नहीं है. मेन रीज़न ये है कि ये बायोमेट्रिक जब इन्होंने इम्प्लीमेंट की तो इसके बहुत अंदर खामियाँ रह गई. जब पुरानी गाड़ियाँ जो थी सन 2000 वाली तो छोड़ दें, 2015, 14, 16 वाली गाड़ियाँ भी 5-5, 6-6 हाथ बिकी हुई थी. जब हमने मालिक से जाकर रब्ता किया कि ये गाड़ी हमारे पास सेल होने के लिए आई है, हमने इसको परचेज़ कर लिया है, तो काइंडली आप इसकी बायोमेट्रिक दे दें, हम इसको ट्रांसफ़र करवा लें. तो हमें ब्लैकमेल किया जाता है. मैंने आपको नहीं दी, आपके पास मेरी रसीद नहीं है. मैं खुद जनरल सेक्रेटरी जाके अपने इन दोस्तों के साथ ऐसी बायोमेट्रिक ली हैं कि लोगों को डिमांड के ऊपर किसी को 50,000 दिया है, किसी को 40,000 रुपया दिया है. कई लोगों को हमने स्टाम्प दिए हैं, स्टाम्प देने के बाद भी उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं.
जब इस तरह की कंडीशन होंगी तो कारोबार कैसे चलेगा। इसी तरह जो इन्होंने स्कैनिंग का काम शुरू किया है, अभी ये रिसेंटली मेरे भाई हैं, इन्होंने गाड़ी खरीदी है एक्स करोला ग्रैंडी 2021 मॉडल है, तब बायोमेट्रिक है भी नहीं थी। उसको हमने रजिस्टर्ड करवाया, रजिस्टर्ड करवा के हमें कार्ड भी मिल गया, फाइल भी आ गई, के प्लेटें भी मिल गई, गाड़ी हमारे नाम हो गई। अब हमने उसको गाड़ी को सेल किया है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले नाम के आदमी के नाम हो रही है, हमारे नाम है ही नहीं। हम लाहौर गए हैं, साहिवाल गए हैं, उकाड़ा गए हैं, मुख्तलिफ चक्कर लगाए हैं उनके दफ्तर के, वो कहते हैं जी बायोमेट्रिक नहीं आपके आदमी की आ रही। इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट करना है, आपने बनाना है, अगर आपने किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो पहले अपने सिस्टम को तो ठीक करें ना। जब आपका सिस्टम नहीं ठीक होगा तो हमारा इसमें क्या कसूर है? हमारा तो कारोबार बर्बाद होकर रह गया, हमारा तो कारोबार बिल्कुल बंद होकर रह गया। स्कैनिंग का मसला ये कहते हैं जी अभी हमने ठेका नहीं दिया। अब गवर्नमेंट काम भी ठेकों पे कर रही है, अगर गवर्नमेंट ने काम भी ठेकों पे करने हैं तो ये ठेका भी हमें दे दें शोरूम वाले को। जी बिल्कुल, ये देखें अगर फैसलाबाद की एक मार्केट में 30 से 35 मिलियन का कारोबार शदीद मुतासर हो गया है तो यही सूरत पंजाब भर में होगी और ये अरबों खरबों रुपयों का कारोबार जो है वो गवर्नमेंट की बायोमेट्रिक पॉलिसी में जो मुख्तलिफ लूप होल्स रह गए हैं उसकी नज़र हो गया है। शोरूम्स मालकान की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत और दीगर जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं इस मामले को संजीदगी से देखें और इनके जो मुनासिब हल हैं, सॉल्यूशंस हैं वो निकालें ताकि कारोबार दोबारा से अपने पांव पर खड़ा हो सके। जी, तो जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अब 40 मिलियन यौमिया होने वाला कारोबार कम होकर चंद लाख तक महदूद हो गया, तो इस पर हमें बात भी करनी है, इस मामले को समझना भी है। जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद कार डीलर एसोसिएशन लुकमान बरसा हमारे साथ मौजूद है, खुशामदीद कहेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये बायोमेट्रिक सिस्टम में क्या पेचीदगियां पाई जाती हैं? जी वालेकुम सलाम। मैं पहले तो 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए। इसमें सर बहुत सारी कबाहतें रह गई हैं। सबसे बड़ी कबाहत तो ये है कि जब बायोमेट्रिक का सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो पाकिस्तान में सबसे पहले ये इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इस्लामाबाद में जब इम्प्लीमेंट हुआ तो इतना वेरी सिंपल और इतना सादा था कि पूरे पाकिस्तान में कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। कोई कस्टमर हमें गाड़ी बेचने आता था, हम फौरन उसका थंब लगवाते थे, बायोमेट्रिक लेते थे, तो वो 2 माह के लिए हमारे पास वैलिड होती थी। तो 2 माह के अंदर हम गाड़ी सेल करते थे, जो परचेजर होता था उसको वो बायोमेट्रिक दे देते थे, वो जाके गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेता था। पंजाब वालों ने क्या किया, हम भी खामोशी से इसलिए बैठे हुए थे कि जब एक सिस्टम को आपने इस्लामाबाद में चेक कर लिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो हमें यही था कि वही सिस्टम पंजाब में भी ये इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया है कि बायोमेट्रिक गाड़ी बंदा सेल करने आता है हमारे पास, वो ये कहते हैं पहले परचेजर के नाम गाड़ी करवाएं, उसका ट्रैकिंग आईडी आपको देंगे, उसके बाद आपने जिससे गाड़ी खरीदी है उसकी बायोमेट्रिक करवाएं। दूसरा उन्होंने ये किया कि बैंक लीज से आपको पता है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां या बड़ी फर्में हैं वो सब बैंक लीज गाड़ियां लेती हैं। अब उन्होंने ये किया कि बैंक से जब गाड़ी क्लियर होती है, हमारे पास एनओसी भी होता है, हर चीज होता है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कहती है उसकी भी बायोमेट्रिक बैंक का नुमाइंदा आकर करे। ये दूसरी प्रॉब्लम आ गई। तीसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि जो फर्म के नाम पे गाड़ियां हैं उनकी भी बायोमेट्रिक कहा जाता है कि फर्म का ऑनर आके उसकी बायोमेट्रिक करे। अब आप खुद बताएं कि 3 जगह पे बायोमेट्रिक है। चौथी बात ये है, आप भी इस बात को समझते हैं कि हमारे मुल्क में, पंजाब में, ओवरऑल पाकिस्तान पूरे में बहुत सी गाड़ियां लेडीज के नाम पे हैं, ठीक है। औरतों के नाम पे बायोमेट्रिक जो है वो हमें किस तरह मिलेगी ये आप खुद समझदार हैं। अब हम जो कस्टमर आए उसको कहें, वो कहे मेरी वालदा के नाम गाड़ी है, मेरी सिस्टर। लेकिन लुकमान साहब, आपको लगता है कि हम जब ये बात कर रहे हैं और ये फैक्ट्स एंड फिगर शेयर कर रहे हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं कि ऑटो शोरूम्स का कारोबार बैठ गया है और 40 मिलियन यौमिया होने वाला कारोबार जो है बहुत कम हो गया, चंद लाख तक महदूद हो गया, जब हम ये जिक्र कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि एक फैक्टर बहुत बड़ा महंगाई का भी है? वो सिर्फ आपकी एक्साइज के ये बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई की वजह से भी जो गाड़ियों की फरोख्त है उसमें बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है मार्केट में। उसका फैक्टर न्यू गाड़ियों पर आया है। फरवरी के महीने में, अभी 2022 में फरवरी में आल्टो 12,36,000 रुपए की थी, आज 20 लाख से प्लस हो गई है। इससे फैक्ट कम आना था, पुरानी गाड़ियों ने ज्यादा इंक्रीज करना था। आप उस देख रहे नई गाड़ियों में फर्क आएगा ना, उसका 1236 वाली गाड़ी जब 20 प्लस होगी तो वो शक्कर नई लेने वालों की जो है वो पुरानी गाड़ी पे आएगी। हमारे काम को तो बूम मिलना चाहिए था, हमारे काम को तो बूम मिलना चाहिए था ना, हमारे काम को तो बूम मिला ही नहीं। अब हमारे पास अगर विद इन वीक 15 या 20 गाड़ियां बिकने के लिए आती हैं मार्केट में, उसमें से 15 में से 7 आदमी तो वो होते हैं वो जो कहते हैं भाई हमारे पास तो बायोमेट्रिक नहीं है, हमने मुल्तान से गाड़ी खरीदी थी।
रहीमयार खां से गाड़ी खरीदी थी, वहाँ का ऑनर है। इस काम को अब इन्होंने महदूद कर दिया है। फैसलाबाद में आप थोड़ा सा समझिए ना, फैसलाबाद से बाहर अब हम गाड़ी नहीं खरीदते। गाड़ी आती है सबसे पहले हम उसकी डिसीजन देखते हैं, उस पर देखते हैं ऑनर कहाँ का है। फैसलाबाद का तो हम रिस्क लेते हैं कि चले बाद पार्टी के पास जाके उसको बताएंगे, डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, बायोमेट्रिक ले लेंगे। अगर उसका मालिक जो है वो मुल्तान का है या रहीमयार खां का है या मियाँ वाली का है, हम उस गाड़ी को बिल्कुल नहीं परचेज करते। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम होंगी तो जो पुराना काम था उसको तो बढ़ना चाहिए था ना। तो हमारी तो रिक्वेस्ट सही। अच्छा, अब आप लोग का इस गवर्नमेंट से खासतौर पर मुतालबा क्या है कि फौरी तौर पर क्या किया जाए कि आप लोग की जो फरोख्त कम हो गई है गाड़ियों की वो वापस लौट सके, उसमें वापस बेहतरी आ सके? क्या मुतालबात सामने रखना चाहते हैं आप? जी, मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रहा था कि हमारे चेयरमैन शहजादा सलीम साहब ने भी पहले जब गवर्नमेंट मियां असलम इकबाल साहब थे उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया था। जब वो डीजी आयशा थी उन्होंने हमारी बातों को समझा और उन्होंने कहा वाकई ये लूप होल रह गए हैं, वाकई इसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत मुतासर हुआ। हमारा सिर्फ इनसे गुजारिश यही है कि काइंडली हमें जो 2 से 3 माह का आपने हमसे वादा किया है कि हम आपको इसमें टाइम पीरियड देते हैं कि बायोमेट्रिक के बगैर तमाम गाड़ियां जो है ट्रांसफर करवा ली जाएं। मेरे शोरूम पे अभी इस वक्त 3 गाड़ियां खड़ी हैं और तकरीबन ये 30 से 35 लाख रुपए की गाड़ियां, इनकी बायोमेट्रिक अवेलेबल नहीं है। वो रहीमयार खां का बंदा है, कोई आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है। हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमें 2-3 माह के लिए टाइम दें ताकि जितनी गाड़ियां ऐसी हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं लोग या इधर हमें अवेलेबल नहीं है, हम उनको ट्रांसफर करवा सकें। दूसरा, ये सिंपल जिस तरह इस्लामाबाद में आपने इम्प्लीमेंट किया है सेम इसी तरह रखें। अगर कस्टमर हमारे पास गाड़ी सेल करने आए, हम फौरन उसकी बायोमेट्रिक लें और वो 2 से 3 माह बाद हमारे लिए वैलिड हो, हम उसके अंदर अपनी गाड़ी बेच लें और अगली पार्टी को वो बायोमेट्रिक दें, वो गाड़ी ट्रांसफर करवा लें। इससे ये है कि हमारे काम में जो तेजी है वो फौरन जल्दी से जल्दी आ जाएगी। जो हमारा पैसा स्टक हुआ है इस वक्त मार्केट में, ब्लॉक है पैसा इस बायोमेट्रिक की वजह से, वो तो कम से कम खुलेगा ना। उसके खुलने से गवर्नमेंट को टैक्सेस जाएंगे। एक और दोबारा शुरू हो जो टोकन, हाँ जी बिल्कुल शुरू हो जाएगी। उसमें एक और बात है ना, देखें टैक्सेस तो गवर्नमेंट को जाने हैं ना ट्रांसफर के मद में। अभी मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि जब से ये बायोमेट्रिक शुरू हुई है इनका जो रेवेन्यू हुआ है उसमें 40 से 50% कमी आई है, सिर्फ इसी वजह से कि लोगों को बायोमेट्रिक के जो माल का ना अवेलेबल ही नहीं है, वो इसी तरह गाड़ियां ले फिर रहे हैं, ना वो बेच सकते हैं ना वो कहीं उनके और इस्तेमाल में है। इसी तरह जो टोकन है, मिसाल के तौर पर किसी गाड़ी के अगर टोकन शॉर्ट हैं और वो उन्होंने अपडेट नहीं किए हुए तो उसके लिए भी कहते हैं कि अब आपने जो हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है और टोकन वैलिड करवाने हैं उसके लिए भी मालिक को लेके आए, वो आगे बायोमेट्रिक करेगा तो फिर हम आपसे पैसे लेंगे, फिर आपके टोकन वैलिड करेंगे। पैसे भी गवर्नमेंट को जाने हैं, उसके लिए आप क्यों दुश्वारियां? ये आपके सारे मुतालबात हैं जो हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने सामने रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से मार्केट में गाड़ियों की फरोख्त जो है उसमें दुश्वारी पैदा हो रही है या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, स्टॉक रुका हुआ है, तो इस पर जो है वो एक चेक एंड बैलेंस ऐसा होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस बायोमेट्रिक सिस्टम को किस तरीके से बेहतर किया जाए ताकि ये जो फरोख्त है इसमें कोई कमी ना आए या इसका जो रुकना है वो खैर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, खासतौर पर मार्केट की जानिब से। थैंक यू वेरी मच। बरसा हमारे साथ मौजूद थे, फैसलाबाद कार डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे इस हवाले से। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़कर हम कोशिश करते हैं रोजाना की बुनियाद पर कुछ सेहत के हवाले से बात करें। और गुज़िश्ता रोज हम जिक्र कर रहे थे मंकी पॉक्स का कि मंकी पॉक्स इस वक्त क्योंकि एक पेंडेमिक बन चुका है और उसके बाद एक आलमी उसको जो इमरजेंसी की गई है उसके बाद, तो खासतौर पर उसके लिए क्या आप लोगों को एहतियात करनी है, क्या अलामात होती हैं, उस अलामात के बाद यानी कि सिम्टम्स के बाद आप लोग किस तरह से अपने आप को आइसोलेट करना है, ये सब चीज़ें हमने की थी। लेकिन आज भी एक और सेहत के अकॉर्डिंगली हम कुछ बात करना चाह रहे हैं। हमने अक्सर लोगों को विटिलाइगो का शिकार होता देखा है। उम्मीद करता हूं शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं। ये जो हमारे साथ डॉक्टर खुरम मौजूद है उनसे मैं पूछूंगा भी जरूर। विटिलाइगो से मुतासरा शख्स की जल्द पर मुख्तलिफ धब्बे या यूं कहें कि कुछ जल्द की रंगत मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ हो जाती है, ये अक्सर हमने देखा है और हम ये देखते रहते हैं। हम अपने आसपास भी अक्सर लोग इसका शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है, क्या इससे बचा भी जा सकता है, क्या इस तरीके से कुछ ऐसे इलाज मुमकिन है जो कि आप कह लें कि अफोर्डेबल भी हैं, इजीली एक्सेसिबल भी हैं, कि जो कि आप अगर ट्रीट करवा लें तो आप इससे बच भी सकते हैं? और क्या ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इससे बचना बहुत जरूरी भी है या बस ये सिर्फ निशानात के हद तक ही
बीमारी होती है। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमने यकीनी तौर पर दावत दी है। हमारे स्किन डॉक्टर खुरम हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक सर। प्रोनाउंस सही किया था मैंने? बिल्कुल सही, मैं बड़ा खुश हूँ, बेहतरीन। वैसे ही प्रोनाउंसिएशन बड़ा जबरदस्त है आपका। थैंक यू। और वर्टिलाइगो इसको फुलबेरी भी कहते हैं, लिकोडर्मा भी कहते हैं, उर्दू में बर्ड्स भी कहते हैं, और इसको एक और फुलबेरी भी कहते हैं। अच्छा, और कुछ लोग इसको समझते हैं अभी तक, पुराना स्कूल ऑफ थॉट वो कहते हैं जजाम, लेप्रेसी, जो लेप्रेसी होती है कोढ़ की बीमारी, बिल्कुल उसके भी निशान ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो होती यही है, वो बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल वो तो बड़ी खतरनाक बीमारी है कि आपको आइसोलेट कर देते हैं, बड़ा ट्रीटमेंट। ये तो कुछ भी बीमारी नहीं है ये। अच्छा, इसके अलावा एक और पैचेस बच्चों के बहुत आपने देखा होगा सर, छोटे बच्चे जो होते हैं गर्मियों में, लाइट से पैचेस हो जाते हैं, लाइट से पैचेस आते हैं इस तरह की डिस्क शेप ना, वो फंगस होती है। और वो अम्माएं बड़ी परेशान होती हैं, बच्चों को लेकर आती हैं। देखिए ये वो तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि शायद देखिए कि यहाँ पे ना माहौल ये है कि अगर जरा सा ना किसी को कुछ हो गया है तो लोग कहते हैं अरे ये तो उसे हाथ नहीं मिलाएंगे, किसकी डिजीज ना हो, अरे हमें लग जाएगी। ठीक है, सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, उनको ख्याल होता है कि जी ये जो है खून की खराबी है, जिगर की खराबी है, छूत की बीमारी है। ठीक है। अच्छा, और एक और बड़ा इशू, आप यकीन करें कि मैं बड़ा हैरान रह गया, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये चीज जो है ना ये आपका एक बहुत सिवियर कोई बीमारी, बिल्कुल बीमारी नहीं है। इसे क्या वजह होती है, बुनियादी वजह क्या होती है? ये विरासत में आपके आती है। अच्छा, ऑटो इम्यून है, यानी कि इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफ़त आपकी इस जो आपके मेलानोसाइट्स हैं उनके खिलाफ बहुत कम हो जाती है। अच्छा, वो नेचुरली आपके अंदर होता है। अच्छा, जिन खानदानों में, एक तो हर फैमिली में अब तो डायबिटीज है, जिन खानदानों में थायराइड का और डायबिटीज की बीमारी, उनमें ये बहुत ज्यादा फ्लेयर होता है। लेकिन ये मुंतकिल नहीं हो सकती किसी से? देखिए, मतलब जैसे अगर कोई वालिदैन है, अगर एक वालिद या मैं बात करूं जैसे आप और मैं, कंटेजियस नहीं है, कंटेजियस नहीं है, इन्फेक्शियस भी नहीं है। इन्फेक्शन उस सूरत में बन सकती है, लोग आप शायद बड़े हैरान होंगे, लोग जाते हैं वो उस हिस्सों में कट डलवाते हैं नाई से और कुछ नई नई टोटके करते हैं, उससे आपके जख्म बीमारियां बढ़ सकती हैं, 100 बीमार, वो आपका जिगर तक पहुंचता है। तो ये मुंतकिल नहीं होती, मुंतकिल होने वाली नहीं है, मगर आपकी जीन्स में ये जा सकती है। लेकिन इसका इलाज मुमकिन है, बिल्कुल है, आप यकीन करें, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, थोड़ा टेक्निकल होता है और इसके अलावा थोड़ा सब्र की जरूरत है। अच्छा, लोग कहते हैं जी, लोग हमारे यहाँ एक तो बड़ा सब्र ही तो नहीं है हमारे यहाँ लोग। हाँ, एक तो बिल्कुल ये बात है। और लोग बड़ा एक दूसरे की एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप शायद आप यहाँ रोजाना परसिस्टेंट हैं तो ग्रेजुअली और इवेंचुअली आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लोग सब्र नहीं करते। अच्छा, उसने ये कहा, उसने अच्छा गूगल से आके ना गलत मालूमात, अच्छा किसी को एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि अगर वो है, वो कोई शख्सियत है मशहूर, ठीक है, और उनके इलाज नहीं हो तो मेरे क्यों होगा, ऐसा नहीं होता। आप लग के करें, ठीक है, उसको जो डॉक्टर आपको एडवाइस करे। अच्छा, साथ में टॉपिकल एप्लीकेशन के अलावा खाने वाली चीजें भी, और सबसे बड़ी चीज है एहतियात। एहतियात कुछ भी नहीं है, आप मछली भी खाएं, आप दूध भी पिए, जो ये तो एक हमारे यहाँ मिथ है ना, शायद कि भाई मछली खाने से भी ऐसा हो जाता है बीमारी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मछली आप देखिए ना, सारे, एक तो पहली मिसाल में देता हूं आपको, बांग्लादेश में देख लें आप, थाईलैंड में देख लें, लोग मछली रूटीन में मछली खाई जाती है, उसके बाद वो दूध का इस्तेमाल भी होता है। अच्छा, और हमारे यहाँ नहीं, आप गलत कह रहे हैं जी, दूध और मछली से होता है। मैंने कहा अच्छा, शादियों में जाते हैं, ठीक है, फ्राइड फिश खाई, उसके बाद आइसक्रीम खा रहे हैं, उससे खीर खा रहे हैं। मैंने कहा जी वो क्या था, वो तो आइसक्रीम थी, वो तो खीर थी, वो तो ट्राइफल था, तो वो दूध ही होता है, तो उससे कुछ नहीं होता। थर्ड चीज, ये खट्टा नहीं खाना आपको। अच्छा, ये अगर आपके घर में सालन, लोग कहते हैं सालन पकता है, उसमें टमाटर होते हैं, वो कोई इशू नहीं है, मगर इमली, चटनी, जो एक खाते ना, जो आपको खटास महसूस हो, वो नहीं करना, वो नहीं। सिरका हो गया, इमली, चटनी, अचार, केचप, कीनू, माल्टा, ये नहीं। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब ये बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं ना, तो हर बीमारी बढ़ती है, ये भी बढ़ती है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, और शायद ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, मैथ्स की, डॉक्टरी की बात करते हैं, तो ये हम अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते। जैसे ना कि देखिए, मैं मिसाल दे रहा हूं आपके प्रोग्राम की मुनासबत से, कि अगर हम कोई सियासी उसमें है तो अपना ख्याल कर सकते हैं, ये उर्दू शायरी है, शायर ये कह रहा है, शायर वो कह रहा है, कह सकते हैं, मगर इसमें
मैथ्स में 1+1 2 ही है, किसी का कुछ भी ख्याल हो। इसमें लोगों का ये ख्याल है कि जी ये बीमारी जो है ये अगर खानदान में नहीं है तो कैसे आ गई? भाई 1-2 पीढ़ी स्किप होके भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लक्के करते हैं, थोड़ा धूप दिखाते, ये नहीं कि आप धूप पुराने जमाने का तरीका कि आप धूप में 4-4 घंटे में, नहीं, अगर आप लक्के इलाज करते हैं 5 मिनट धूप दिखाते हैं 11 से 4 के दौरान की, ठीक है, तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी ये ठीक हो सकती है। ठीक है, इसका इलाज मुमकिन है डॉक्टर खुरम के मुताबिक, और ये पॉसिबल भी है, और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि कंटेजियस हो या कोई इस तरीके से दूसरों को लग भी जाए, और ट्रीटेबल भी है, ट्रीट भी किया जा सकता है। डॉक्टर खुरम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप शो में आए, और बड़ा अच्छा सेशन होता है आपके साथ डिटेल में, बहुत शुक्रिया जी। तो ये डॉक्टर खुरम से तो गुफ्तगू हमारी हो गई, और हमने ये भी जान लिया कि विचलागो के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है। लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ना भी है, कुछ और सेगमेंट्स भी शामिल करने हैं, कुछ और आपको बताना भी है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है 2022 रवामा इस्लामाबाद में मुनक्कद होने जा रहा है, और भारत समेत 80 ममालिक यानी कि 80 कंट्रीज इसमें शरीक होंगी। 300 से ज्यादा बॉडी बिल्डर्स पाकिस्तान आएंगे, 300 से ज्यादा बॉडी बिल्डर्स पाकिस्तान आएंगे। ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी प्राउड मोमेंट है, पाकिस्तान का नाम भी इसमें रोशन होगा। और 2 रोजा इवेंट का इनेकाद 13 और 14 अगस्त को पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद में किया जाएगा। ये इवेंट पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया को यकीनी तौर पर दिखाएगा, और हमें बड़ी खुशी होती है जब ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान में मुनक्कद किए जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल एक्सपो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ मिर्जा साहब, उनसे हम बात करेंगे। आरिफ साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग सर। सर, बड़ी प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई इंटरनेशनल इवेंट मुनक्कद किया जा रहा है। तो थोड़ा सा बताइएगा किस तर्ज के मुकाबले होंगे इसमें? Thank you so much first of all for having me on the show. First of all, इस इवेंट को करने का मकसद एक ही था कि पाकिस्तान की इमेज को बढ़ाने का, तो इसलिए हमने इसको पाकिस्तान इस्लामाबाद में किया है, क्योंकि अगर 80 ममालिक से लोग आ रहे हैं तो इस्लामाबाद को देखेंगे और कहेंगे वाह दिस इज़ पाकिस्तान, जो हमने न्यूज़ में देखा था वो नहीं था। तो ये फिर अपनी वीडियोस लगाएंगे, पूरी दुनिया में जाएगी, एंड पाकिस्तान की इमेज ऊपर आएगी, राइट। तो सेकंड, ये जो शो हम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री का दुनिया का सबसे बड़ा ये शो है। हम कह रहे हैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा शो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा शो है। जो वेगस में होता है हम उसको उठा के यहाँ पे पाकिस्तान लेके आए। तो हमारे अपने जवानों को चांस मिलेगा कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, और इसमें जो प्रो कार्ड होता है वो विन कर सकें, क्योंकि 75 सालों में हमारे पास एक एथलीट भी नहीं आया जिसको ये चांस मिला है प्रो कार्ड जीतने का। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 75th जुबली एनिवर्सरी भी है और इतना बड़ा इवेंट भी है, तो इट्स जस्ट एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर वेरी नाइसली। अच्छा आरिफ साहब, उन तमाम लोगों के लिए, वो तमाम नाजरीन के लिए, वो ऑडियंस जो इस वक्त आपको सुन रही है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इवेंट के बारे में बताएं। एक प्रो कार्ड, ये इवेंट बेसिकली है क्या, मुकाबले किस किस्म के होते हैं, इस इवेंट का जो ओवरऑल एक आप कह लें ना कि इसका जो ओवरऑल इस कंपटीशन में टीम्स हैं वो कितनी हिस्सा ले रही हैं, जरा पूरा इवेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा काइंडली। ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इवेंट है ये पूरी फैमिलीज़ के लिए, कोई भी आके इसको देख सकता है। सेकंड, जो बॉडी बिल्डिंग के क्योंकि इसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स भी है, इसमें कैलिस्थेनिक्स भी है, इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स को हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ है उसको हम बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट कर रहे हैं। प्रो कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है कि हमारे जितने भी एथलीट्स हैं ना, वो एमेचर एथलीट्स हैं। प्रो एथलीट बनने के लिए आपको एमेचर प्लेटफॉर्म पे खेलना पड़ता है, और पूरी दुनिया से लोग आके खेलते हैं। जहाँ भी प्रो कार्ड अनाउंस किया जाता है तो पूरी दुनिया से लोग आ जाते हैं। ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, जहाँ से आप कहेंगे ना, लोग आ रहे हैं इसको जीतने के लिए। तो जब वो प्रो कार्ड जीतते हैं, उनके नाम के साथ एक टाइटल लग जाता है, IFBB प्रो। ये एक बहुत बड़ा टाइटल है इस इंडस्ट्री का। पाकिस्तान में जो इंशाल्लाह जीतेगा ना, तो आप हमारे जितने भी फेमस एथलीट्स हैं, आप उनको अगर मिला भी लेना, तो उनसे भी बड़ा इस लड़के का टाइटल होगा, क्योंकि हमारे पास कभी आया नहीं है ये टाइटल। और बाहर जाने के लिए किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में वो जाना चाहे, उसको वीज़ा मिलेगा, जहाँ भी शो है। तो अभी यहाँ पे रुकावट होती है वीज़े की। तो जब आपके पास प्रो कार्ड आ जाता है, तो आपको इनवाइट आती है दूसरी कंट्री से कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको वीज़ा देते हैं, आप कम्पीट करें। आपको पाकिस्तान में इतनी इंडोर्समेंट मिल जाती है, जैसे कि अभी आपकी कमर्शियल्स लगी हुई थी, हर गाड़ी, हर फूड आइटम,
क्लोथिंग ब्रांड सारे आपके पीछे भागेंगे यार हमारा बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। अच्छा आरिफ साहब, तो ये ये छोटी सी पाकिस्तान चीज़ें में इसका बहुत बड़ी पहली चीज़। बार इनेकाद किया जा रहा है। एक तो मुझे ये जरूर बताइएगा, फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा इवेंट है जैसा कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से ममालिक आ रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद होगी वहां पर पार्टिसिपेंट्स की जो मौजूद होंगे इस इवेंट में? देखिए इसमें 80+ कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, एज फार एज ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, आई मीन दुनिया के दूसरे कोने में ना, कनाडा, अमेरिका, जिस कंट्री का आप नाम लेंगे ना वहाँ से एथलीट्स आ रहे हैं कम्पीट करने के लिए। तो तादाद इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी है। बाकी जो हमारे इसके जजिंग पैनल होता है और जो इसका फुल क्राइटेरिया होता है, लाइटिंग से लेके स्टेज सब कुछ, ये ओलंपिया खुद डिसाइड करता है कि इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम पूरी करते हैं। आप ये समझ लें कि ये शो बाहर के मुल्क में हो रहा है लेकिन हम उसको बस इस्लामाबाद में फ़िट किया हुआ है। इतनी बड़ी चीज़ है। तो ये पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि ये शो लेना बहुत मुश्किल होता है। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको आपके कनेक्शन जो आपके इसके नेटवर्क के कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने, क्योंकि फाइनेंशियली तो बहुत सारे लोग स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ताकि आप ये शो डिलीवर कर सको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुबई में भी सबसे बड़ा शो किया है, स्पेन में भी करवाता हूँ, इसलिए पूरी ये बिग मैन के साथ मैंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। आरिफ साहब आखिर में बस ये बता दें कि पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के लिए ये इवेंट कितना मददगार साबित होगा और कितना अच्छा साबित होगा, उनके लिए कितना ब्राइट फ्यूचर है इस इवेंट के थ्रू? और मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के एथलीट्स के लिए इससे बड़ा इवेंट कभी नहीं हुआ, इसलिए वो बहुत सख्त मज़ीद तैयारी इसकी कर रहे हैं। जो उनकी कंडीशनिंग इस टाइम है ना, वो कभी भी इतनी कंडीशनिंग हमारी पूरी हिस्ट्री में नहीं हुआ। आप किसी भी एथलीट को देख लें, आप कहेंगे वाओ इतनी अच्छी तैयारी आप लोगों ने की है। तो टक्कर तो ये देंगे, पूरी दुनिया को देंगे। तो हमारे पास एथलीट्स हैं जो बिल्कुल इंशाल्लाह जीतेंगे प्रो कार्ड। इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। अच्छा थोड़ा सा हम ये भी बात करना चाह रहे हैं कि बॉडी बिल्डर्स का, क्योंकि फ्यूचर इस इवेंट के साथ जुड़ा है, बहुत सारे इवेंट्स के साथ जुड़ा है, और जब ऐसे इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे तो बॉडी बिल्डर्स को मौका मिलता है कि वो एक तो मोटिवेशन आती है उनके अंदर कि हम ऐसे इवेंट्स होंगे उससे पार्टिसिपेट करें, और हमें प्रो कार्ड की तरह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की जा रही है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को कितना फायदा पहुंचेगा तमाम बॉडी बिल्डर्स को इस इवेंट के जरिए? देखिए सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को नहीं, पूरी इस इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि बाहर के मुल्कों से इंडस्ट्री सप्लीमेंट कंपनीज यहाँ पे आएंगी, इक्विपमेंट कंपनीज यहाँ पे आएंगी, पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा पड़ेगा। अब देखिए अगर 80 ममालिक से लोग आ रहे हैं तो हमारे टूरिज्म को कितना फ़ायदा है। ओवरऑल होटल्स यहाँ पे हैं वो सारे बुक हो जाएंगे, रेस्टोरेंट्स आप ओवरऑल देखेंगे इस्लामाबाद को कितना फ़ायदा है, पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है। तो एवरीथिंग फ्राम A to Z हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो पाकिस्तान की सबसे, मैंने जैसे पहले कहा था, पाकिस्तान की इमेज को कितना फ़ायदा है। तो ये एथलीट्स के लिए तो इट्स समथिंग अनबिलीवेबल ना। इससे पहले उसको मानते ही नहीं था यार ये पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन अब हो रहा है। आप जैसे कि अभी आप नेशनल टीवी पे देख रहे हैं कि हो रहा है, तो लोग कहेंगे यार वाह, जो बेचारा रह गया वो रह गया, लेकिन जिसने तैयारी कर ली वो तो आप देखेंगे 13-14 को आके कि इतना ज़बरदस्त मुकाबला आपने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा होगा। बिल्कुल आरिफ भाई, हम भी देखेंगे और हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखे कि इस्लामाबाद में जो इवेंट होने जा रहा है, जो मुनक्किद किया जा रहा है, खासतौर पर इसमें भारत समेत 80 ममालिक ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। और इससे बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि इससे हमारी ओवरऑल जो टूरिज्म है उसको भी एक सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और इसका हिस्सा भी बनेंगे, देखेंगे भी, एक्सपीरियंस भी करेंगे, फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी देखेंगे, पाकिस्तान का ही मुस्बत चेहरा सामने आएगा दुनिया भर के, और इसमें ये इवेंट बड़ा मददगार साबित होगा। थैंक यू वेरी मच मिर्जा आरिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सवेरे पाकिस्तान में इस इवेंट के हवाले से बताया। लेकिन प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया है और बहुत सारे सेगमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए, लेकिन इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से कल एक नई स्टोरी के साथ, बल्कि बहुत सारी नई स्टोरीज के साथ, और तब तक के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।